हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है आज के सेशन में डिस्कस करने के लिए और आज से हिंदू डिस्कशन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है मैंने। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा सेशन का, बट आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मेरे को लगा कि इस तरीके से करके देखते हैं। अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज वापस से जो है हम हमारे ओल्ड पैटर्न पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो क्लैट पॉइंट ने लॉन्च कर दिया है अपना एवेंजर बैच। नया बैच अभी 21 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। 21 अप्रैल मतलब आज से, ठीक है। शाम को 5 PM पे ओरिएंटेशन क्लास है नई बैच की। जिनने इनरोल करना है कर सकते हैं। और क्या क्या मिलेगा, 7 बुक्स आएंगी आपके घर पे, लाइव क्लासेस रहेंगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, 50+ मॉक्स रहेंगे जिसमें आपके 10 के आसपास ऑफलाइन मॉक्स भी रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आपको ओनली 21,999 रुपीज़ में मिलने वाली है। डेमो क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं। अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल की फीस ओनली 32,999 है। ये भी ऐप से आप डेमो देख के इनरोल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसमें भी अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हो तो हमारा मैजिक बॉक्स आप मंगा सकते हो, ठीक है। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, इनकी भी डेमो क्लासेस देखी जा सकती है ऐप पे एंड इनरोल किया जा सकता है। अब शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल है सूरत कोर्ट रिजेक्ट्स राहुल्स प्ली फॉर स्टे ऑन कन्विक्शन। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है। आपको पता है कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी जी, इनके ऊपर डिफेमेशन का केस था। ठीक है, सूरत की कोर्ट ने इनको डिफेमेशन, जो कि क्रिमिनल डिफेमेशन था। देखो मैंने आपको डिफेमेशन के बारे में बताया है कि 2 तरीके से होते हैं, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। तो क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर इनको सजा मिली थी। ठीक है, यहां पे देखिए क्या हुआ है। एक सूरत की कोर्ट पे मामला गया था जिन्होंने डिसमिस कर दिया है इंटरिम इन स्टे ऑन हिज कन्विक्शन। क्या मांगा था इन्होंने? इंटरिम स्टे ऑन हिज कन्विक्शन। इंटरिम स्टे का मतलब क्या है गाइस? इंटरिम स्टे का मतलब ये कि जब तक पूरा मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक इनका जो कन्विक्शन था उस पर रोक लगा दिया जाए, जिससे कि ये अपनी जो पॉलिटिक्स है वो कंटिन्यू कर सके। तो इसको खारिज कर दिया है सूरत की इस कोर्ट ने। ठीक है, आपको पता है राहुल गांधी जी को सजा हुई थी कितने साल की? 2 ईयर्स की। बेल ऑल्दो इनको मिल चुका है, लेकिन 2 ईयर्स की इनको सजा मिली थी और जिसके बाद ये डिस्क्वालीफाइड भी हो गए थे लोकसभा से। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, राहुल गांधी जो हैं वो किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी थे? ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, राहुल गांधी जी ने ये कहा था, इनकी क्या प्लीड थी? इनकी ये प्लीड थी कि भाई मेरे ऊपर बहुत हार्श ट्रीटमेंट हुआ है कोर्ट में और इस तरीके से फैसले नहीं होने चाहिए थे, इस वजह से मुझे इंटरिम स्टे दे दिया जाए जब तक मेरा मामला चल रहा है। लेकिन जो सूरत की कोर्ट है उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को डिफेमेशन के चार्ज क्यों लगे थे? 2019 में इन्होंने एक रिमार्क दिया था कि हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज देयर कॉमन सरनेम। इनके अगेंस्ट में जो केस है ना, ये फाइल किया गया था पूर्णेश मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्णेश मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इनके द्वारा डिफेमेशन केस लगा था, जिसकी वजह से इनको फिर डिफेमेशन की सजा मिल गई थी। इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज और है। अब कांग्रेस ने इसके ऊपर क्या बोला है? कांग्रेस ने इसके ऊपर बोला है कि भैया अब हम हाई कोर्ट जाएंगे अगेंस्ट द सेशन कोर्ट जजमेंट रिजेक्टिंग राहुल गांधीज एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑन हिज कन्विक्शन। और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं अभिषेक मानु संघवी, ये राहुल गांधी जी के वकील भी हैं, तो इन्होंने भी ये बात यहाँ पे कही है। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? बहुत ही दुखद ये घटना है। हमारे जवान जो हैं 5 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। और क्या हुआ था ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये घटना घटी है पूंछ जगह पे, जो कि जम्मू में आपकी है, प्रांजल वैली, पीर प्रांजल वैली के अंदर, पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हुआ क्या था, रेन के वजह से ना वेदर बहुत खतरनाक था और कुछ दिख नहीं रहा था, और उसका फायदा उठाते हुए कुछ मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई प्लस ग्रेनेड्स का यूज किया, और इस वजह से जो ट्रक था इसमें आग लग गई। हमारे 5 सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पे शहीद हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इस तरीके की घटना पहले भी घट चुकी है।
अभी इतनी सारी सत्यपाल मलिक का आप एक इंटरव्यू देख रहे होगे, चाहे जो भी बातें हो, मुझे ऐसा लगता है कि देश के जवानों के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, पुराने गवर्नर रह चुके हैं, तो ये बहुत गलत बात है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो पहले का एक इंसिडेंट हुआ है पुलवामा वाला, फिलहाल अभी क्या मामला है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये दिल्ली की एक न्यूज़ है। दिल्ली की न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ठीक ठाक आर्टिकल है और लॉ के फील्ड में भी कुछ समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स टू गेट रिमिशन फॉर गुड कंडक्ट। पहले तो रिमिशन का मीनिंग क्या होता है, क्षमा, ठीक है, फॉर गुड कंडक्ट। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, कुछ फैक्ट्स यहां पे लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, रिमिशन बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट देने की बात हो रही है, लेकिन किसको, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को। अब ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन होते हैं, देखो मैं एक चोर हूं, ठीक है, मुझे कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो मतलब मैं अब कन्विक्टेड प्रिजनर हूं, मेरे को सजा मिली हुई है। लेकिन मैं एक चोर हूं ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है, कोर्ट ने मुझे अभी तक कन्विक्ट नहीं किया है, मेरा केस जो है वो चल रहा है, तो मैं क्या हुआ, अगर मैं जेल में बंद हूं तो मैं एक अंडर ट्रायल प्रिजनर हूं, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए यहां पे बात हो रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2021 का एनसीआरबी का एक डेटा है, एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनका यह कहना है कि इंडिया के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स करीबन 77% हैं टोटल पॉपुलेशन जितनी जेल में है उसका। जैसे कि मान लो 100 बंदे, उसमें 77% अंडर ट्रायल वाले हैं। और दिल्ली के अंदर ना अंडर ट्रायल प्रिजनर 90% हैं। दिल्ली के अंदर 90% बंदे जेल में जो है ना, वो कौन है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अभी देखो, जो जेल में जितने भी नियम होते हैं, जिसमें आपको ये होता है कि अगर आप अच्छा बर्ताव करोगे तो आपको रिमिशन मिल जाएगा, या आपको जो पैसे मिलेंगे, सारी चीजें, ये सिर्फ कन्विक्टेड प्रिजनर्स के लिए हैं। पूरे इंडिया के अंदर ये रूल यही है। लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के पास क्या मोटिवेशन है, कुछ नहीं है। तो जिसके वजह से बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं वो अपना जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रखते हैं, या फिर वो ढंग से काम धाम नहीं करते हैं। इसके वजह से ये नियम जो है ना, ये लाया गया है किसके लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, जो कि 90% ऑफ द टोटल प्रिजन की पॉपुलेशन का कंसिस्ट करते हैं। बात समझ में आई। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए पहले ये लॉ नहीं था, ये उनके लिए था, कन्विक्टेड प्रिजनर्स को रिमिशन मिल जाता या उनको पैसे मिल जाते, इस तरीके की चीजें। लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को इसमें बिल्कुल अलग रख दिया गया था। बट अब जब क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा है, तो इसीलिए ये चीज यहां पे करी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अगला आर्टिकल है, जोशीमठ रेजिडेंस स्टिल स्ट्रैंडेड एज चारधाम यात्रा बिगिंस। क्या है ये मामला, चलो इसको भी देखना शुरू करते हैं। आपको जोशीमठ का नाम तो पता ही होगा, जस्ट अ सेकेंड गाइज, लेट मी टेक मार्कर, ठीक है। आप सभी को जोशीमठ का नाम तो पता ही होगा। जोशीमठ सिंक क्यों कर रहा था, ये अगर आपको जानना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये सेम टू सेम डाल देना, क्लैट पॉइंट द हिंदू 12 जनवरी 2023। पूरा आर्टिकल डिस्कस है कि जोशीमठ जो है ये आखिर में क्यों आपका धंस रहा था। अब हम अभी के कंटेक्स्ट पे देखते हैं कि अभी क्या न्यूज आई हुई है। आज के पेपर में ये आया हुआ है कि ज्योतिमठ के जो नागरिक हैं, जोशीमठ के जो नागरिक हैं, ये इस बात से नाखुश हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। अब आप कहोगे कि यार ये ऐसा क्यों है, ये लोग क्यों नाखुश हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, चारधाम यात्रा में पहले जो उत्तराखंड में जो 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट धाम हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है बद्रीनाथ, ठीक है। फिर दूसरा आता है केदारनाथ, फिर तीसरा आता है गंगोत्री, और चौथा आता है यमुनोत्री, ठीक है। अब जनता को क्या दिक्कत है, जनता को दिक्कत यह है कि जो आपका बद्रीनाथ है ना, इसकी जो चढ़ाई होती है, इसकी शुरुआत ही कहां से होती है, आपकी जोशीमठ से होती है। कहां से होती है, जोशीमठ से। अब जोशीमठ तो धसी इन सब रीजंस की वजह से रहा था ना, कि यहाँ पे जनता लोग बहुत ज्यादा हो रहे थे, भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हो रही थी, इसलिए कह रहा हूं वो आर्टिकल देख लेना। जिन्होंने जो रेगुलर फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा जोशीमठ वाला पूरा कॉन्सेप्ट, जो रेगुलर नहीं करते उनके लिए मैंने बता दिया है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले ना ये आर्टिकल पढ़ना और इसका नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है।
ये पूरे साल भर न्यूज में रहने वाला है, ठीक है। फिर यहां पे आपको समझ में आएगा। तो भाई जनता का ये कहना है कि यार ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे लोगों को अपने घर से दूर रहना पड़ गया है, घर उनके धंस चुके हैं, उनको अलग अलग शेल्टर होम्स में भेजा गया है, अभी भी वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप, क्योंकि बद्रीनाथ अपने आप में हिंदू लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंट जगह है, और एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि करीबन 50 लाख पिलग्रिम्स आएंगे। कितने आएंगे? 50 लाख। तो भाई ये है पूरा मामला जिसकी वजह से ये न्यूज में अभी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे आर्टिकल आया है कि भाई एनजीओज, जनता काफी ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। ये वाला आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा। फिर देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो आसाम से आता है। आसाम टू पे 50K पेंशन। आसाम क्या करने वाली है? 50K पेंशन देने वाली है। किनको? जो कि जेल में गए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी कब लगाई गई थी बताओ? कांग्रेस की सरकार के द्वारा। थोड़ा याद करो, तुरंत ऐसी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, 1970s में, ठीक है। अभी ये क्या हुआ है, उन समय जो बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया था, पूरे इंडिया में, आसाम में भी डाला गया था, उन लोगों को बोला जाता था उस समय लोकतंत्र सेनानी। क्या बोला जाता था? लोकतंत्र सेनानी। तो ये जितने भी लोकतंत्र सेनानी थे आसाम के, उनको यहाँ पे 15,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 301 लोग हैं जिनको ये पेंशन की स्कीम अभी आसाम गवर्नमेंट ने निकाली है। बीजेपी सरकार है आसाम में, समझ सकते हो। इसके बाद देखिए एक न्यूज है। ये न्यूज क्या है? मशहूर सिंगर पमेला चोपड़ा डाइज एट 74। कौन है पमेला चोपड़ा? आप लोगों ने यशराज जी का नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये ज्यादा लाइमलाइट में रहते थे। इन्हीं की वाइफ है पमेला चोपड़ा। काफी मशहूर सिंगर हैं, राइटर हैं, इन्होंने काफी अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 74 शी डाइड। इन्होंने कुछ मशहूर गाने जो हैं वो गाए हैं, और जैसे कि कभी कभी, घर आजा परदेसी, और सुख जोड़े की जगमगाहट। ये घर आजा परदेसी तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ही गाना है ना। और किसने? शी इज सर्वाइव्ड बाय हर सन्स, फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा, एक्टर उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा आप जानते ही होंगे, यश जी पहले ही का इनका देहांत हो चुका है। तो इन्हीं की वाइफ थी पमेला चोपड़ा, जिनका अभी देहांत हुआ है। इसके बाद केरला रोड्स कम अंडर द वॉच ऑफ AI इनेबल्ड कैमराज। ये एक अच्छा न्यूज है। ऐसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली AI इनेबल्ड कैमराज यूज करके रोड ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया गया है, या ट्रैफिक जो भी वायलेशंस होते हैं उसको पकड़ने के लिए, रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए कौन से स्टेट ने इस तरीके की स्कीम लाई है। तो ये आपकी केरला है। क्या है थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या किया है? केरला की सरकार ने 726 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज जो हैं, इनेबल्ड सर्विलांस कैमराज जो हैं, वो अपने काफी सारे जगहों पे इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। क्यों किया है? जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम किए जा सके। अब पहले मैं इसको लिखूं ना, उससे पहले आप ऐसे समझ लो कि रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। चालान ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। बट अभी क्या होता है ना कि ह्यूमन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हर जगह पे नहीं हो पाते हैं। आप जिस भी शहर में रहते होगे, आप देखते होगे कि जो इंपॉर्टेंट जगह हैं वहीं पे ये देखने को मिलता है। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चौराहे हैं, अगर दिल्ली को छोड़ दो तो बाकी जगहों पे तो बहुत कम मात्रा में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स खड़े रहते हैं हर जगहों पे। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज होंगे ना, ये खुद से डिटेक्ट कर लेंगे कि किसने हेलमेट नहीं पहना है, किसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, कौन फोन पे बात कर रहा है गाड़ी चलाते हुए, और फिर ये चालान निकाल देंगे। तो यही चीज केरला में करी गई है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट का जिसका नाम है सेफ केरला प्रोजेक्ट। उसी के अंतर्गत यहां पे इसको किया गया है, ठीक है, सेफ केरला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें ये सब लिखा हुआ है कि कितने कितने कैमरे कहां पे लगाएं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार थोड़ा सा बस ये देख लेते हैं कि क्या इन्होंने इसमें वो डाला है, पेनल्टीज क्या लिखी हैं, ठीक है। तो द पेनल्टीज फॉर द वायलेशन ऑफ, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, यहां पे देखिए पेनल्टीज है सारी। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो 2000 रुपए, स्पीडिंग का 1500 रुपए, विदाउट फास्टनिंग सीट बेल्ट वेयरिंग हेलमेट्स के बिना चल रहे हो तो 500 रुपए, और अनऑथराइज पार्किंग के भी 250 रुपए हैं। इसके अलावा जो टोटल कॉस्ट आई है ना इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो बहुत ज्यादा आई है, एंड इट इज 232 करोड़। कितना है गाइस ये? 232 करोड़, ठीक है।
क्लियर हो गया ये? बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाते हैं। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नई स्टाइल से हम कर रहे हैं ये ज़्यादा बेटर था कि पहले जैसे कर रहे थे वो बेटर था। जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, क्योंकि इन दी एंड आप ही भाई माई बाप हो, आप ही के लिए तो हम कर रहे हैं, तो जो आप चाहोगे वही होगा, ठीक है। इसमें मैंने ये क्यों किया है मैं अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। पहले मुझे ऐसा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देता हूँ, सही है, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि बच्चे भी न्यूज़पेपर भी पढ़ते ही हो आप लोग, तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो फिर इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ का कवर करा दिया जाए। बाकी अब आप बताना आप क्या चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर एक एडिटोरियल आया है आज की ही न्यूज़पेपर में। हुआ क्या था, 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बनारस के अंदर क्या किया था, वर्ल्ड टीबी समिट, ठीक है, G20 के अंतर्गत। तो ये इसीलिए उसी के ऊपर एडिटोरियल लिखा हुआ है टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे होती है, क्या सारी चीजें, तो वही अब अपन जानने की कोशिश करते हैं। एडिटोरियल से बस इतना ही काम का था। यहां पे आ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक सीरियस इन्फेक्शन है, कंटेजियस डिजीज है, जो कि मोस्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को। क्या कॉज है ट्यूबरक्लोसिस होने का, तो देखो बैक्टीरियम जो है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके वजह से ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लोगों में कॉज किया होता है। ट्रांसमिशन क्या है, जैसे कोविड था ना, ऐसे ही एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये चला जाता है एयर से, ठीक है। फिर अगर कोई बंदा जो है जिसको टीबी हो चुका है, टीबी डिजीज ऑफ द लंग्स और थ्रोट कफ्स, स्पीक्स और सिंग्स, टीबी बैक्टीरिया कैन गेट इनटू द एयर, ठीक है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, काफी लोगों की मृत्यु होती है। सिम्टम क्या है, पेन इन द चेस्ट, कफिंग अप ब्लड एंड स्पटन फ्रॉम डीप इनसाइड द लंग्स, वीकनेस और फैटिग, खून वाली उल्टियां होना, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाना, वजन गिरना, फीवर, स्वेटिंग एट नाइट। ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें देखिए कुछ दवाइयां हैं जो इसकी ट्रीटमेंट है, जैसे कि ड्रग्स इंक्लूड आइसोनाइज्ड रिफापिसिन, पायरासिनामाइड, इथनबुटोल, ठीक है, ये है। तो दिस इज इट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। और मुझे चलो कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, आ सकता है, बताना जरूर, है ना। नहीं बताओ तो कॉपी में अपने जरूर लिख लेना। इसके बाद देखो एक ना इमेज है जो अभी जीत गई है, क्या, वर्ल्ड प्रेस फोटो। लेकिन इससे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा देखो रियलिटी बताना चाहता हूँ। जितने भी बड़े बड़े अवार्ड है ना, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंडर में, ऑस्कर से लेके सब कुछ, ठीक है। आज की डेट में यूरोपियन कंट्री किसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में। रशिया के अगेंस्ट में क्यों है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में और वो लोग यूक्रेन के साथ में। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है ना आज की डेट में, कि रशिया को कम दिखाने के लिए, यूक्रेन की दर्द, मतलब यूक्रेन को ज्यादा सिंपैथी दिलाने के लिए यूक्रेन को बहुत हाईलाइट कर रही है, और इसीलिए उन्हीं के थ्रू ये अवार्ड भी मिल गया है। किसी ने भी दिया हो, कौन देता है ये नोट कर लेना आप लोग कमेंट सेक्शन में। एपी इमेज ऑफ मैरियोपोल हॉस्पिटल अटैक्स विन वर्ल्ड प्रेस फोटो, ये आपका होमवर्क है। चलो कि भाई कौन देता है, कैसे होता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर इविंगली मोलेकाटा, नाम ये यहां पे लिखा हुआ है, देख लेना, मैं लिख भी देता हूं वरना आप लोगों को शायद दिख भी नहीं रहा होगा। इनकी स्पेलिंग लिख देता हूं, इविंगली मैलोलिटका, मैलो ठीक है। ये एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर हैं इविंगली मोल्डकाटा, इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है। क्यों मिला है, इन्होंने एक इमेज बनाई थी, इन्होंने एक इमेज की फोटो खींची थी जिसमें इमरजेंसी वर्कर्स कैरिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू द शैटर्ड ग्राउंड्स ऑफ ए मैटरनिटी हॉस्पिटल इन द यूक्रेन सिटी ऑफ मैरियोपोल में लेके जा रहे थे। ये देखो ये इमेज है। अब आप ये कहोगे ना कि सर हाँ इमेज तो मतलब अच्छी है, दर्दनाक भी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी इमेजेस होंगी, बट अवार्ड यही क्यों मिला है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन यूक्रेन में हुआ है? बहुत जगहों पे हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, इजराइल पैलेस्टीन में हो रहा है, बट अफगानिस्तान में हो रहा है, बट यही क्यों आ रहा है? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इस मैटर को हाईलाइट करना चाहती है। पूरा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। देखो रशिया गलत हो सकता है, लेकिन यूक्रेन भी सही नहीं है और यूरोपियन कंट्रीज भी सही नहीं है। ये चीज फंडामेंटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होगी। वर्ल्ड प्रेस फोटो देता कौन है, ये आप थोड़ा सा रिसर्च करके डाल लेना। फिर देखो एक बहुत ही खतरनाक न्यूज है। खतरनाक क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये
ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, बट ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बात है कहाँ की? यमन की। ठीक है, मैंने देखो आपसे एक दिन पूछा था अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुई थी, किसी बच्ची ने आई थिंक ट्यूनीशिया कमेंट किया था। वेरी गुड बेटा, आपका सही था जवाब। ठीक है, अब बात करते हैं यमन क्रश की। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यमन में बहुत ज्यादा अभी गरीबी चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है, जिसके चलते हुए लोग वहां पे काफी ज्यादा पैसा डोनेट करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो भी एनजीओ होते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल संस्थानें होती हैं। हुआ क्या, $8 पर पर्सन को गिफ्ट की तरह दिया जा रहा था एंड ऑफ रमजान में, क्योंकि ईद आ चुकी है, रमजान खत्म होने वाला था। लोगों में भीड़ लगी थी, स्टैम्पीड हुआ, स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मची और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। 85 पीपल वर किल्ड एंड हंड्रेड्स इंजर्ड। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑफिशियल आंकड़े ना हमेशा एक्चुअल रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर में जो ऑफिशियल आंकड़े हैं और जो एक्चुअल आंकड़े हैं ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कि इंडिया का ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये तो भैया समझ लो। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ चाइना ताइवान टेंशंस ऑन इंडिया, ये थोड़ा सा आर्टिकल है, ये मैंने अलग से लिया है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि यार जो आपका चाइना है ना, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ताइवान पे अटैक करेगा। चाइना जो है ना, वो आज नहीं तो कल ताइवान पे अटैक करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर डायनामिक समझने की कोशिश करते हैं। यूएस जो है ना, वो किसका सपोर्ट कर रहा है? ताइवान को। ठीक है, रशिया किसको करेगा? चाइना को। क्यों करेगा? क्योंकि चाइना भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अपना प्यारा भारत जो है, कल को चाइना ताइवान में जंग हो जाए तो भारत जो है वो किसको सपोर्ट करेगा? देखो चाइना की वन नेशन पॉलिसी है, जो कि विश्व के बहुत सारे कंट्रीज मानते हैं। तो चाइना ही बोलेगा भाई वन नेशन पॉलिसी मानो, ताइवान भी हमारा पार्ट है। ठीक है, इंडिया का डायरेक्टली कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली है। हम इनडायरेक्टली ताइवान को बहुत सपोर्ट करते हैं, हम ताइवान के साथ इनडायरेक्टली रिलेशन भी रखते हैं, पर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप चाइना के एंटी हो जाओगे। वो मैंने आपको बताया ना कि एम्बेसीज डिप्लोमेटिक ऑफिस से डायरेक्टली नहीं खोलती है ताइवान, कुछ ही 6 या 5 कंट्रीज बचे हैं जहां पे अब ये खोल रखा है। अब देखो जब कल को चाइना और ताइवान का वॉर हो जाएगा तो इंडिया क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको ना इससे पहले मैं थोड़ा सा लेके जाता हूं कहां पे, 1962 के वॉर पे। जब 1962 का वॉर हुआ था ना, उस समय भी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्टर्न, देखो यूरोपियन टर्म में गलत बोलता हूं, मुझे बोलना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आ जाते हैं। यूरोपियन के अलावा ये भी हो जाता है, वो पिछले अवार्ड वाले में भी ये वेस्टर्न कंट्रीज ही टर्म सही है। वेस्टर्न कंट्रीज का एक समूह है यार, एक ग्रुप है, ये पूरे दुनिया को मैनिपुलेट करने के चक्कर में रहते हैं, ये एक्चुअल रियलिटी है। तो इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न कंट्रीज ने 1962 से पहले ना भारत को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे और भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भारत जो है ना वो चाइना को टैकल कर सकता है। बट जब 62 का वॉर हम हार गए ना, तो इंडिया से फिर इन लोगों ने अपने अपने हाथ खींच लिए, मतलब इंडिया को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। आज जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनको लगता है कि इंडिया जो है ना इज द ओनली आंसर टू कर्टेल चाइना। अब अगर चाइना और ताइवान का वॉर हो जाए तो इंडिया साइलेंट तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये कर दिया ना तो फिर इंडिया की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में वीक हो जाएगी। दूसरा, हम चाइना से दबे हुए माने जाएंगे, वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। पर चाइना क्या करता है, देखो चाइना ने अगर ताइवान पर अटैक किया, चाइना क्या करेगा? चाइना ना हमें बॉर्डर पे तंग करता है। कहां पे तंग करता है? बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करता है। क्यों करता है? जिससे कि इंडिया थोड़ा प्रेशर में आ जाएगी, चाइना से कहीं वॉर ना हो जाए। चाइना बार बार पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करता है ना, क्यों करता है? इंडिया प्रेशर डालने के लिए। तो चाइना जब ताइवान पर अटैक कर सकता है तो इंडिया पे बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। इस तरीके की चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया को स्टैंड तो लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है ना पहले तो दोनों कंट्रीज की तरफ नहीं रहता था, चाहे चाइना की बात कर लो चाहे यूएसए की बात कर लो। बट अब हमने थोड़ा सा यूएसए का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। तो यूएसए एंड बाकी वेस्टर्न कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि चाइना ताइवान जब भिड़ेंगे तो इंडिया विल स्टैंड विद यूएसए वाला ग्रुप, जो कि इंडिया को करना भी चाहिए। तो इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है? देखो बॉर्डर पे हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको अंडमान निकोबार वाला एक एग्जांपल दिया था कि वहां पे हम ब्लॉक कर सकते हैं चाइना का एक्सेस। तो ये सारी चीजें हैं।
बाकी लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हाँ इंडिया को कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ वॉर हो जाता है, ठीक है। और ताइवान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हम बहुत सारा सामान ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया ताइवान का रिलेशन बहुत अच्छा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छे हैं। तो इन दी एंड वो वाली चीज़ है, चाइना हमेशा हमेशा तंग करता रहता है, तो लेट्स सी क्या होगा इस पर, ठीक है। इसके बाद तो और कुछ बचा नहीं है, जरूर अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आज जैसे हमने किया है थोड़ा डिटेल में चीज़ें करी हैं, मतलब डिटेल में हम पहले भी करते थे लेकिन उसमें होता था कि हम एक दो आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में करते थे। अभी क्या किया मैंने कि न्यूज़ भी कवर करी है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मे बी सारी इंपॉर्टेंट ना हो, बट आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने हाईलाइट भी करी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या आपको बेटर लगा है, ठीक है। आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।